जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरु जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज हम इस वीडियो में गुरु जी की एक प्यारी सत्संग श्रीमती आरती गर्ग जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग संगत जी, आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से आपको मिल सके। संगत जी, गुरु जी कहते थे सत्संग बोलने वाले का और सत्संग सुनाने वाले दोनों का भला हो। जी, अब हम श्रीमती आरती गर्ग जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी बताती हैं गुरु जी से मिलने से पूर्व ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम से मेरा विश्वास सदा डगमगा रहा था। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अति दुस्साहस्य कार्य है। जिस प्रकार परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों से वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने सुना है कि ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरुजी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उभर सके जो उनके कोमल चरण स्पर्श पर कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता है। संगत जी, आंटी जी बताती हैं गुरु जी के पहली बार दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अब मैं गुरबानी या गुरुजी का कथन बिल्कुल समझ नहीं पाती थी। निसंदेह पहली बार दर्शन पर मुझे कितना अच्छा लगा यह वर्णन करना बहुत कठिन है। संगत जी, आंटी जी बताती हैं अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर मुझे स्वागत भाषण देना था। मैं यदा कदा ही यह सब करती आई थी। इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपसंदर्ते ही सबने मेरी सराहना की और बधाइयों के पुल बांध दिए। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरे से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। आप सबको यह आश्चर्यजनक जरूर हो लगेगा। मुझे पता था कि गुरुजी की कृपा से ही यह सब संभव हो सका। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया था, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरुजी की पुष्पों भरी सुगंध का अनुभव भी किया है। आंटी जी बताती हैं 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया। एक दिन प्रसाद देते हुए गुरुजी ने मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर प्रश्न करना आरंभ कर दिया। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण पर प्रश्न पूछा तो उत्तर पता होने पर भी मेरी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो गई। यद्यपि उस समय मुझे समझ नहीं आया, आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं हमेशा तत्पर थी। वर्ष की दूसरी छमाही में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और यह विषय हमें स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक प्राप्त किए थे। आंटी जी बताती हैं जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं समीप आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं।
13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। परीक्षाएं समाप्त होने से पहले यह अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद बांट रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफ़ियाँ अपवाद थीं। सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दे दिया। यद्यपि मेरे पास कोई लिफाफा भी नहीं था। मैं बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि गुरुजी का चित्र तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके चित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें से गुरुजी की सुगंध आ रही है और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रहीं। मैं यह चित्र अपने पास परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उनमें से सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने चित्र को परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाह किया था। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफ़ियाँ गिनी तो कुल 12 थीं। प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 गुरुजी के चित्र और इन टॉफ़ियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण की। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक में मैंने प्रवेश पाने में मैं सफल रही। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, एक दिन गुरुजी के कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। सब उनके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ करी और ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने यहाँ पहुँचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही रहा। गुरुजी ने मेरे से यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के बाद मेरे गले में जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद बांटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस पर पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता नहीं था और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको यह बताया भी नहीं था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा है। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय से प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने अतरण के लिए आवेदन दिया और पुणे से उत्तर मिला। फिर एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं था। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10 से 15 किलोमीटर पर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव सा था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी,
किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा में रही। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आंटी जी बताती हैं, अगले दिन जब वह परीक्षा में मग्न थी, तब एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने का इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का भी नाम था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत मैंने अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश में बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात दे देते हैं। आंटी जी बताती हैं, एक बार गुरुजी की संकट में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ पर रखे हुए दोनों पांव पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गया। आंटी जी बताती हैं, एक दिन गुरुजी के कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम यह देखकर अति अचंभित हो गए कि उनके चलने से कोई भी चिन्ह नहीं बने थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन गए थे। संगत जी, आगे आंटी जी बताती हैं, एक बार गुरुजी के शरण में आने पर वह हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। चूँकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए वह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के प्रारंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने आदेश दिया कि उस विचार पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में चर्चा की। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक आध दिन में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। उसी मास की 30 तारीख विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को मेरा पाणी ग्रहण भी हो गया। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सब में विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा ही झलक रही थी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पारपत्र और वीज़ा दोनों मिलना नितांत कठिन था। यथाशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि यह सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीज़ा दिया जाता है। मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए ले लिए गए और उल्टी गिनती प्रारंभ
हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहां जाना बेकार रहा। वहां पर बताया गया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई क्योंकि इसका अर्थ था कि एक सप्ताह का विलंब। मैंने ये सूचना अपने पिताजी को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मेरा पहले वीज़ा दिया था तो अति अचंभा हुआ। अति प्रसन्न होकर मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात यह थी कि कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे मेरी सूचना आने से 15 से 20 दिन पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव सा था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं। उनमें कोई भी भौतिक अवरोध नहीं कर सकते। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सब सीमाएं पार कर देते हैं। स्वीडन से एक सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय किया। वहाँ पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फ़ोन पर मेरे पिता से बात हुई। अगली बातचीत में उन्होंने बताया गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस बातचीत की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास का वर्णन सदृश्य है। वह मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, यह शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ जैसे आप हमारे संबंधों के इन स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोह धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनाए रखिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। गुरुजी ने जैसे इन पर कृपा बनाए रखी ऐसे ही हम पर और आप सुनने वाले सब पर कृपा बनाए रखें। गुरुजी की संगत हमेशा गुरुजी के मधु लेने के लिए, जिस तरीके से मधुमक्खी होती है वो शहद का निर्माण करती है, इसी तरीके से हमारे गुरुजी हैं जो कि छत्तों के बातें हम मधुमक्खियों को अपने साथ जोड़े रहते हैं और हम मधुमक्खियाँ गुरुजी के शहद रूपी गुणों को बखान करती हैं और उनसे जुड़ी रहती हैं। संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है जिसको हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती और हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। संगत जी, जैसे गुरुजी कहते थे कि जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।